आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर एडवांस्ड एजुकेशनल रिसर्च क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आंकड़ों का रेखीय प्रदर्शन के विषय में चर्चा करेंगे। सांख्यिकी का ज्ञाता ही आंकड़ों को भली भांति समझ सकता है। जब हम बात करते हैं कि सवाई माधोपुर की जनसंख्या क्या है, कोटा की जनसंख्या क्या है, राजस्थान की जनसंख्या क्या है, तो फिर ये कोई हमारे पास फिगर्स आते हैं जो एक बड़े बड़े लंबे लंबे फिगर्स होते हैं। तो इन फिगर्स को सांख्यिकी का जो ज्ञाता है, जिसको थोड़ी बहुत गणित का थोड़ा बहुत मैथमेटिकल नॉलेज है, तो वो तो समझ लेता है, लेकिन आम आदमी इनको स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता है। साधारण व्यक्तियों के लिए इन आंकड़ों का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता है, परंतु कभी कभी विभिन्न उद्देश्यों के लिए आंकड़ों को जनसाधारण तक पहुंचाना भी अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे कि विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की संख्या, विभिन्न वर्षों में छात्र संख्या में वृद्धि, या छात्रों की विभिन्न विषयों में सफलता का ज्ञान आदि सूचनाएं जनसाधारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। अब एक स्कूल है, वहां मान लीजिए चलो एडमिशन इस साल कितने हैं, अगले साल कितने हैं, तो अगर जब ये सांख्यिकी के रूप में हम फिगर देते हैं, मान लीजिए 572 टोटल एडमिशन इस साल थे, अगले साल एडमिशन है 1153, तो जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है स्टैटिस्टिक्स की, तो वो तो जान रहा है कि संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन आम आदमी के लिए ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सांख्यिकी का उद्देश्य आंकड़ों को जनसाधारण तक पहुंचने योग्य बनाना है। आंकड़ों को जनसाधारण के लिए उपयोगी बनाने के लिए इन्हें रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो अब यही चीज है जो हमने अभी एग्जाम्पल दिया 572 या 1100 समथिंग। अब ये जो फिगर है, अगर मान लीजिए इसको ग्राफ के रूप में हम दिखा दें, तो कोई भी व्यक्ति ये देख लेगा कि ग्राफ में ये छोटा सा जो फिगर बना है, ये बड़ा फिगर बना है, इसका मतलब अंतर बहुत ज्यादा है। दोनों बार ग्राफ मान लीजिए है, तो दोनों ग्राफ को देख के, बार को देख के समझ जाता है। तो यहां पर आम आदमी के तुरंत समझ में बात आ गई। रेखा चित्रों की सहायता से प्रदर्शित आंकड़े सरलता व शीघ्रता से समझ में आ जाते हैं तथा अधिक समय तक स्मरणीय रहते हैं। चित्र में अधिक समय तक, कोई भी चित्र हो, कोई भी फिगर हो, आप जब देख लेते हैं तो वो अधिक समय तक याद रहता है, बजाय इसके वर्ड्स के, शब्दों के। विज्ञापन के क्षेत्र में रेखा चित्रों का उपयोग काफी समय से हो रहा है। हम देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर हो या फिर टेलीविजन हो, जब एडवर्टीजमेंट आते हैं तो कई बार ग्राफ के माध्यम से उनको विभिन्न एनिमेशंस के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है आजकल, और पहले भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से उनको प्रेजेंट किया जाता था कि कितनी रेटिंग है हमारे चैनल की, कितना व्यूअर्स है। तो इस तरह से प्रचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आम आदमी देखते हैं और वो समझ में आ जाता है। रेखा चित्र दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जबकि आंकड़ों को कितनी सावधानी से क्यों न प्रस्तुत किया जाए, संख्याओं का भारी भरकम जाल प्रतीत होने के कारण प्रायः दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब फिगर आती है, कहीं भी हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे टेलीविजन हो, या किसी भी जगह हो, तो वहां पर जब कोई फिगर स्क्रीन पर लिख करके आती है तो फिर वहां ध्यान इतना नहीं जा पाता है। लेकिन जब कोई पिक्चर आती है, ग्राफ बन के आ गया, तो हम ना भी ध्यान दें तो भी पिक्चर में अचानक एक दृष्टि को एक झटके से देख के हम समझ लेते हैं। जबकि फिगर लिखा है तो उनकी डिजिट्स को हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, चित्र देखते ही समझ में आ जाता है। तो हम इसका प्रयोग रिसर्च में भी करते हैं। 4th चैप्टर में जब आप डिसर्टेशन लिखते हैं तो वहां भी हम अपने आंकड़ों को रेखा चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, और यही कारण है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आपके सिलेबस में है। रेखा चित्रों के रूप में अनुसंधानकर्ता अमूर्त व जटिल प्रतीत होने वाले तत्वों को मूर्त एवं बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करने में सफल हो जाता है। अब अमूर्त क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट, और मूर्त होता है कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए इस समय हम बात करें चौक की, तो चौक हमारे लिए इस समय, अगर मेरे सामने चूंकि चौक नहीं है, तो ये अमूर्त है।
अब जिस व्यक्ति को पहले से ही चौक का ज्ञान है, जो जानता है चौक क्या होता है, तो वो तो तुरंत समझ जाएगा, लेकिन जिसको ये नहीं मालूम है कि चौक क्या होता है वो नहीं समझ पाएगा। तो इस समय ये अमूर्त है चौक। लेकिन जब हम चौक दिखा के चौक की बात करते हैं कि ये चौक है, ये चौक ले आना, तो चौक अगर हम देख रहे हैं तो वो फिर मूर्त है, कॉन्क्रीट है। तो अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट। तो रेखा चित्रों के रूप में अनुसंधान करता है, रिसर्च जो करने वाला है, वो अमूर्त तथा जटिल प्रतीत होने वाले तत्वों को मूर्त एवं बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करने में सफल हो जाता है। बोधगम्य क्या है? जिन आसानी से जो हमारे समझ में आ जाए, बोध, जिनका बोध हो जाए। तो वहां पर एक तो वो मूर्त हो जाते हैं जब आप अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिसर्च में करते हैं, और बोधगम्य तुरंत आसानी से समझ में भी बात आ जाती है जो आप कहना चाहते हैं। रेखा चित्र एक ही नजर में आंखों के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर देते हैं। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आंकड़े होगा आंखों के स्थान पे। रेखा चित्र एक ही नजर में आंकड़ों के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर देते हैं। रेखा चित्र वास्तव में आंकड़ों की गणितीय तस्वीर होते हैं जो आंखों को दृश्य प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। रेखा चित्र के माध्यम से संबंधों की तुलना करना भी सरल हो जाता है कि बार ग्राफ मान लीजिए बने हुए हैं और दो ग्राफ बने हुए हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, तो तुरंत ग्राफ को देख के बता देते हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है। तो उसी तरह से मान लीजिए दो शहरों की जनसंख्या या दो राज्यों की जनसंख्या की हमें तुलना करनी है, या दो विद्यालयों के विद्यार्थियों की तुलना करनी है, तो वहां पर हमने ग्राफ बना दिया, बार ग्राफ बना दिया। तो जिसका ग्राफ बड़ा होगा या जो लाइन बड़ी होगी तुरंत बता देंगे देख करके कि चूंकि ये लाइन बड़ी है तो यानी कि यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, या यहाँ पर इस स्टेट की जनसंख्या अधिक है, जिसके संबंध में वो ग्राफ बनाया गया हो, तो तुलना हो गई यहाँ पर तुरंत। तो आसान काम हो गया। पूर्व कथन तथा अनुमान लगाने के कार्य में भी रेखा चित्र अत्यंत उपयोगी है। अब पूर्व कथन हम कर सकते हैं इसके आधार पे जो हाइपोथेसिस मेरी बनती है कि अनुमान। तो पूर्व कथन कैसे कि मान लीजिए अगर हमने किसी शहर की जनसंख्या है या किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है और उसका बार ग्राफ बनाया है, और बार ग्राफ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहला छोटा है, दूसरा उससे बड़ा है, तीसरा उससे बड़ा है, चौथा उससे बड़ा है, तो अब ये हम आगे ये यानी कि ये बता रहा है कि लगातार विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो अब ग्राफ को देख करके कि कितनी वृद्धि हो रही है, यानी कि ग्राफ हर साल लगभग कितना कितना बड़ा होता जा रहा है, उसी के रेशियो में हम बता देंगे कि भैया ये इस साल इतना बड़ा होने की संभावना है, इतनी वृद्धि होने की संभावना है। तो अनुमान भी लग गया हमारा। तो ये बड़े सहायक होते हैं इस काम में भी। तो वास्तव में सामान्य जन के लिए आंकड़ों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का सबसे प्रभावशाली ढंग रेखा चित्र ही है। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जो हम लोग रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च होती है समस्याओं के समाधान के लिए, और हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है तो वो भी आम लोगों के लिए, शिक्षा आम लोगों के लिए बनी हुई है। यानी कि विद्यालयों में जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं वो जन सामान्य परिवारों से पढ़ने में आते हैं। तो जो हम रिसर्च करते हैं वो उपयोगी होनी चाहिए उन लोगों के लिए जिनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। तो इसलिए हमारे आंकड़े जो है उनके लिए भी बोधगम्य होने चाहिए। रेखा चित्र के द्वारा आंकड़ों को प्रस्तुत करने के प्रमुख लाभ हम यहाँ दिखा रहे हैं, सूचीबद्ध कर रहे हैं। पहला है आकर्षक प्रस्तुति। डिफरेंट डिजाइन में आप अलग अलग तरह से ग्राफ बनते हैं, तो आकर्षक रूप में अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से आप ग्राफ बना करके प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा है बोधगम्यता, तुरंत बोध हो जाता है। तीसरा है तुलना में सहायक, जिसकी चर्चा अभी हम कर चुके हैं। सरलता होती है, आसानी से देख के समझ में आ जाता है। एक ही दृष्टि में आंकड़ों का ज्ञान हो जाता है। जहां आंकड़े अगर संख्याएं लिखी हैं तो हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ग्राफ में पहले ही हमने चर्चा की कि तुरंत देखते ही समझ में आ जाता है, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आप भी जानते हैं। समय व श्रम की बचत,
तो निश्चित रूप से जब श्रम समय व श्रम की जब बहुत सारे आंकड़े हों, बहुत सारे, तो हमारा टाइम लगेगा उसको पढ़ने में, बार बार पेज पलट करके। लेकिन फिगर पेज पलटते जाएंगे, फिगर देख करके तुरंत समय और श्रम की बचत होगी, समझ में आता जाएगा हमारे। पूर्व कथन व अनुमान में सहायक, अभी तुरंत ही चर्चा हमने की है इसकी। तो ये हमारे इसके प्रमुख लाभ हैं। अब देखते हैं कि रेखा चित्र के माध्यम कितने तरीके से हम प्रस्तुत कर सकते हैं या प्रमुख विधियां इसकी क्या हैं। तो एक तो दंड आरेख, बार डायग्राम। पूर्व की कक्षाओं में या विद्यालयी शिक्षा में आपने इसको सीखा है ऑलरेडी, सभी जगह ये पाठ्यक्रम में होता है स्कूल लेवल पर। दूसरा वृत्त चित्र, इसकी भी जानकारी आपको पहले होगी क्योंकि ये भी विद्यालय लेवल पर है पाठ्यक्रम में। और आपके जो पाठ्यक्रम में है वो हिस्टोग्राम है, दंडाकृति, जिसकी चर्चा हम करेंगे अभी। फिर चौथा आवृत्ति बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। जो हमने सभी विधियों की, प्रमुख विधियों की चर्चा कर दी है और जो विधि आपके सिलेबस में है उसको यहाँ हमने बोल्ड कर दिया है। तो जो चीजें बोर्ड आ रही हैं वो आपके सिलेबस में है। फिर आवृत्ति वक्र आ जाता है, फ्रीक्वेंसी कर्व। फिर संचयी आवृत्ति वक्र आता है और लास्ट में प्रतिशत संचयी आवृत्ति वक्र या ओजाइव कह देते हैं। तो ये भी बोर्ड है, अर्थात ये तीन जो बोर्ड दिखाई दे रहे हैं ये आपके सिलेबस में है। अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। अब सबसे पहले हम हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इस समय जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो सभी कंप्यूटर में होती है और यहाँ पर हम इसी के माध्यम से आपको सिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन हम पहले टाइप करेंगे और यहाँ पर हमने एक क्लास ले लिया। आप जानते हैं स्टैटिस्टिक्स में पिछली कक्षाओं में पढ़ के भी आए हैं आप स्कूल लेवल पे कि क्लास और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ये दूसरे कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसी ले रखा है। अब ये क्लास हम बनाते हैं, मान लीजिए 15 से शुरू हो रही है, 15 to 20 मेरी एक पहली क्लास है, देन 20 to 25 ये मेरी दूसरी क्लास है, क्लास 25 to 30, then after 30 to 35, then after 35 to 40, then after 40 to 45, then after 45 to 50, then after 50 to 55, ये मेरे क्लास हो गए। अब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये हम ले लेते हैं इस समय 3, 4, 4, 6, 8, 7, 5 और 3। तो यहाँ पर इस वक्त स्क्रीन पे जो आप ये दे रहे हैं एक तरह से कहा जाए कि ये क्वेश्चन के रूप में प्रश्न है और अगर इसका आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे। निश्चित रूप से क्लास इंटरवल क्या है, इसका मतलब ये है कि 15 से 20 नंबर वाले 3 छात्र यहाँ पर हैं। मान लीजिए क्लास जो लिया है ये अंक है हमारे और कितने विद्यार्थी हैं, क्वेश्चन हमारा ये बताता है। ये इस तरह का जब प्रश्न दिया रहता है तो ये इंगित करता है। और 20 नंबर से 25 नंबर के बीच प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 25 से 30 प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 30 से 35 प्राप्त करने वाले 6 विद्यार्थी हैं और इसी प्रकार इसकी व्याख्या है। यहाँ आप जानते हैं कि अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता है। 15 से 20 वाले कॉलम में हम 19 तक को ही लेते हैं, 20 अगले कॉलम में ले लेते हैं, यानी कि जिसके नंबर 20 आए रहेंगे यहाँ 15 से 20 में भी 20 है और 20 से 25 में भी 20 आ रहा है। तो ये सब आप स्कूल लेवल पर सीख चुके हैं ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स में
कि यहाँ पर जब हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो 20 को नेक्स्ट कॉलम में, यानी कि लोअर लिमिट तो जोड़ते हैं, अपर वाले को अगले कॉलम में जोड़ते हैं, यानी कि 15 से 20 में उन्हीं बच्चों की संख्या 3 लिखी हुई है जिनके नंबर 15, 16, 17, 18 या फिर 19 आए थे। 20 वाले को अगले में लिया है, 20 से 25 वाले में 20, 21, 22, 23 और 24 लिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये होता है, आप जानते ही हैं। अब इस बात आई कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर तो पहले हम कंप्यूटर के माध्यम से एक्सेल सीट में आपको बना करके दिखा रहे हैं, जो कि आपके डिसर्टेशन में बनाने काम आ जाएगा, आप ऐसे बना सकते हैं। फिर हम एग्जामिनेशन में आप कैसे बनाएंगे उसको भी समझा देंगे, क्योंकि वहां पर तो आपको मैनुअली बनाना होगा। सबसे पहले हमने यहाँ कंप्यूटर में देखिए सेलेक्ट किया है, इसको बात करते करते फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हमने ये सेलेक्ट किया। अब इंसर्ट ऊपर लिखा हुआ है, हम इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर बहुत सारे ग्राफ्स बने आ रहे हैं। तो कोई भी हमने कॉलम ग्राफ अगर क्लिक किया तो यहाँ पर ये 2D कॉलम, 3D कॉलम इस तरह से बना आ रहा है। हिस्टोग्राम के लिए हम कॉलम में 2D कॉलम में हम पहला वाला सेलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन बार ग्राफ, इसको यहाँ पर बार ग्राफ के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमने ये सेलेक्ट कर रखा है और ये देखिए आ गया आपका बंद करके, अपने आप इसने बना दिया ग्राफ। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए इन्हीं आंकड़ों के आधार पे जो क्वेश्चन दिए हुए थे, इन आंकड़ों के आधार पे आपका ये ग्राफ बन गया। अब हम चर्चा करेंगे कि आप मैन्युअली इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर एक चीज है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 20, ये बेसिकली बार ग्राफ देखिए बना हुआ है। बार ग्राफ यहाँ पर बन करके आता है और आप रिसर्च में भी जब आप डिसर्टेशन में अपने बनाते हैं तो इसी तरह का ग्राफ आप बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें हिस्टोग्राम बनाना, तो हिस्टोग्राम के लिए ये अंतर नहीं रखेंगे, ये एक दूसरे से जो बार बने हुए हैं ये एक दूसरे से सटे हुए ही बनेंगे। 15 से 20 के बाद ये 20 से 25 के बीच में अंतर नहीं रहेगा यहाँ पर। लेकिन एक ग्राफ में कौन कौन सी चीजें होती हैं उनकी बात अब हम कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये बाय डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी ले लिया, फ्रीक्वेंसी की बजाय यहाँ ग्राफ का की हेडिंग होगी कि ये ग्राफ है क्या, किस बात के लिए बना है। मान लीजिए जो क्वेश्चन दिए हुए थे, जैसा कि अभी हमने आपको बोला भी था कि 15 से 20 नंबर वाले 3 विद्यार्थी हैं, तो ये स्कोर्स ऑफ मैथ्स टेस्ट, मान लीजिए मैथ्स टेस्ट के स्कोर्स थे, तो यानी कि ये इसकी हेडिंग हो जाएगी। और जब आप डिसर्टेशन लिखते हैं, जब आप रिसर्च की बात करते हैं तो वहां टेबल भी डालते हैं, जैसे यहाँ पे स्कोर्स ऑफ मैथ्स टेस्ट ऐसे ही लिखा है तो वहां पर आता है आपका, आप इस तरह से लिखते हैं उसको टेबल 1। तो एक तो ग्राफ की एक विशेषता होती है, एक तो हर ग्राफ का कोई ना कोई हेडिंग जरूर होगा, तो ये यहाँ हेडिंग हो गई। अब ये दो ग्राफ के एक्सिस हैं, आपको ये जो दिखाई दे रहा है 15 से 20, 20 से 25, ये जब लिखा हुआ है ये वस्तुतः एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट हमको दिखाई दे रहा है। स्कूल लेवल पे जो आपने सीखा था इसका निगेटिव पार्ट भी था, जो इसके ठीक उल्टा, यानी कि ये राइट हैंड साइड में है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो कि ग्राफ में नहीं बनाया गया है, नहीं दिखाया गया है, वो निगेटिव पार्ट होता है, जो इस समय हम रिसर्च वगैरह में प्रयोग उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो हमें जानना होगा। और ये वाई एक्सिस पर हमारे फ्रीक्वेंसी लिखे हुए हैं, तो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, और इसी का जो ये पॉजिटिव एक्सिस है, पॉजिटिव पार्ट है एक्सिस का, और वाई एक्सिस का जो निगेटिव पार्ट है जो दिखाया नहीं गया है ये नीचे की ओर होता है हमारे ग्राफ में। ग्राफ पेपर आप सभी देख चुके हैं कि वहां 1 से 1 सेंटीमीटर के छोटे वाले जो खाने होते हैं और हर खाने 10 बराबर भागों में बटे होते हैं, हर खाना 1 मिलीमीटर का होता है, जिसकी सहायता से हम ग्राफ बनाते हैं।
यहाँ पर जब आपके पास ग्राफ पेपर नहीं होता है एग्जामिनेशन में मान लीजिए, तो वहां पर आप क्या करेंगे, पैमाना मानेंगे, लिखेंगे पैमाना, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी 1 बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ वाई एक्सिस पे जो ये लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5, अब यहाँ स्केल की सहायता से ये 1-1 सेंटीमीटर पे आप इसी प्रकार का निशान लगा लेंगे, जैसे यहाँ 9 तक लिखा हुआ है। चूंकि यहाँ अधिकतम फ्रीक्वेंसी हमारे टेबल की 8 थी, तो 8 जब अधिकतम फ्रीक्वेंसी थी तो उससे थोड़ा सा बड़ा हमने 1 सेंटीमीटर बड़ा बना लिया है, तो 9 तक ले लिया यहाँ पर ग्राफ। ऐसा ही आपको भी करना है, जो फ्रीक्वेंसी आपके प्रश्न में दी गई हो उससे आप एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और क्लास इंटरवल भी है, तो क्लास इंटरवल जो दिए हुए हैं उनको आप लगातार ले लेंगे, यहाँ ब्रेक बस नहीं रखेंगे। तो क्लास इंटरवल हमारे एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है। अब ये ग्राफ की दूसरी विशेषता, पहली विशेषता हमने बताई थी कि हेडिंग होना चाहिए, दूसरी विशेषता उसके एक्सिस का नाम भी होना चाहिए। तो नाम आप लिखेंगे, तो देखते हैं नाम उसमें आप अब किस तरह से डाल सकते हैं। यहाँ लेआउट का ऑप्शन आता है ऊपर आपके पास। अभी जब आपने इंसर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो वहां ग्राफ का ऑप्शन आया था, और बस हमने केवल अपने आंकड़ों को जो क्वेश्चन के थे वो टाइप किया था, और टाइप करने के बाद समझिए क्वेश्चन था हमारा, और बस उसको सेलेक्ट करके ग्राफ सेलेक्ट किया, अपने आप ये बन के आ गया था। अब लेआउट हेडिंग हमने राइट क्लिक किया माउस से और हेडिंग चेंज कर दिया, इसकी सही हेडिंग टाइप कर दी। इसके बाद हम लेआउट पर गए और लेआउट पर जाकर के हमें यहाँ पर लीजेंड पर क्लिक किया हमने। लीजेंड में अब इसमें कहां कहां हमें लिखना है, अब यह एक्सिस टाइटल पर पहले जाएंगे हम। तो एक्सिस टाइटल पर जाकर के हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक तो प्राइमरी हॉरिजेंटल एक्सिस, तो वहां पर आप बिलो एक्सिस सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही बिलो एक्सिस आपने देखिए सेलेक्ट किया तो यहाँ एक्सिस टाइटल आपके ग्राफ में थोड़ा और हम बड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन के ऊपर ओवरलैप हो क्या क्या। अब ये देखिए एक्सिस टाइटल लिखा हुआ आ गया। अब इसको राइट क्लिक आप कर देंगे, इसको डिलीट कर दें एक्सिस टाइटल को, यहाँ पर लिखा हुआ, और आप अपना टाइटल टाइप कर दें। और हमारा टाइटल क्या है, क्लास, तो हम लिखे देते हैं क्लास। यहाँ पर बड़ा आपको करना है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक जैसे ही माउस में करेंगे ऑप्शन आ जाएगा फॉन्ट का, और अगर फॉन्ट का ऑप्शन हमने जो है सेलेक्ट कर लिया है, मान लीजिए हम थोड़ा सा 16 सेलेक्ट करके ये हमने बड़ा कर दिया। अब इसी तरह से फिर से हम अपने लेआउट में आते हैं, ये इसमें लेआउट में आए और एक्सिस टाइटल में आए। अब हमने हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल सेलेक्ट कर लिया, और वर्टिकल कैसे सेलेक्ट करना है, तो रोटेटेड टाइटल जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया। जैसे ही किया हमने देखिए यहाँ पर अपने आप आ गया लिख करके एक्सिस टाइटल। अब यहाँ माउस से लेफ्ट क्लिक हमने किया है, लेफ्ट क्लिक करने के लिए मेरा बाद हमने टाइप किया यहाँ फ्रीक्वेंसी था, तो हमने अपनी कीबोर्ड से यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दिया, फ्रीक्वेंसी हमने ये टाइप किया, और फिर से इसका फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए सेलेक्ट करके राइट क्लिक करा, और यहाँ से हमने ये फॉन्ट साइज जितना भी आपको चाहिए, हम फिलहाल 16 कर लेते हैं, या और आपको स्पष्ट दिखाई दे तो और बड़ा कर लेते हैं। इसके लिए हम मान लीजिए 28, और एक्सिस टाइटल में यहाँ पर भी हमने 28 कर दिया बड़ा, जिससे आपको दिखाई दे जाए टेबल की हेडिंग। यहाँ पर भी हमने सेलेक्ट करके 28 किया, और ये भी देखिए बड़ा हो गया। तो अब आपका टेबल, तीन चीजें देखिए ग्राफ की विशेषता होती है, ये चीजें ग्राफ में जरूर होती हैं। एक तो ग्राफ की हेडिंग, किस चीज का वो ग्राफ है वो होना चाहिए, और फिर
एक्सिस जो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या ले रखा है उसका नाम, यानी कि एक्सिस के टाइटल होने चाहिए। जैसे एक्स एक्सिस पर हमारा क्लास था, हमने क्लास लिख दिया है। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी लिख लिया है। और फिर हमने कहा कि जब आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है, अमूमन होता है एग्जामिनेशन में ग्राफ पेपर नहीं होता है ज्यादातर, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं है तो आप पैमाना मानेंगे। पैमाना हमने यानी कि एक स्केल माना, हमने स्केल हमने मान लिया, एक फ्रीक्वेंसी बराबर 1 सेंटीमीटर और हर 1 सेंटीमीटर पे निशान हमने वाई एक्सिस पे लगा दिए। और एक्स एक्सिस पे ये जो बार की जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, ये हम फिक्स रखते हैं। अमूमन इसको भी हम 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे बार की जो हमारी विड्थ होगी वो सेम होगी, वो अंतर नहीं आएगा। और बार किस चीज का है वो, जैसे ये 15 to 20 जो मेरे क्लास का बार था नीचे लिखा हुआ है, 20 to 25 का था ये भी नीचे लिखा हुआ, तो नीचे लिखा हुआ है। अब ये, लेकिन इसमें बस गैप नहीं होगा, ये आपको जो इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये बार ग्राफ है। जब इन ग्राफों के बीच में और ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जब हम बार ग्राफ बनाते हैं बेसिकली, तो वो हमारा हिस्टोग्राम हो जाता है। और आमतौर पे जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हम गैप नहीं रखते इस तरह का जो है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड होता तो हम इसको एक साथ बना देते यहाँ पर। तो ये आपका ग्राफ बन गया है। अब यहाँ पर ये आप डिलीट भी कर सकते हैं, ये जिस चीज की आपको आवश्यकता नहीं है वो आप हटा दिया हमने, देखिए। और ये जो भी चीज है उसको ये आप बड़ा भी कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं इसमें। तो ये आपका बेसिकली बन गया हिस्टोग्राम। अब अगला आता है आपका जो है पॉलीगन, जो अभी हमने ग्राफ की चर्चा की। तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, जो आपका ये हिस्टोग्राम बना हुआ है, इसी हिस्टोग्राम में ये जो मिड पॉइंट है, जितने भी बार साथ के दिखाई दे रहे हैं, आप जब स्टैटिस्टिक्स में इसको सॉल्व करते हैं, जब आप इसका मीन वगैरह निकालते थे या कोई सांख्यिकी निकालते थे, तो आपने क्या किया था, पूर्व की कक्षाओं में 10th वगैरह स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में जब स्टैटिस्टिक्स है तो क्लास की मीन वैल्यू निकाली थी। यानी कि 15-20 का निकालना है, 15 + 20/2 कर दिया मीन वैल्यू। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा ग्राफ बना हुआ है, मान लीजिए 1-1 सेंटीमीटर, अभी हमने कहा कि फिक्स रखते हैं, और आमतौर पे आप 1 सेंटीमीटर रख सकते हैं, कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो हमने माना 1 सेंटीमीटर रखा हुआ है, तो मिड वैल्यू क्या होगी 0.5। तो यानी कि ग्राफ की ये हर बार की जो मेरी चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 0.5 टॉप पे। तो यहाँ पे जो मेरा पहला जो बार बना हुआ था, पहला बार क्या था मेरा डाटा टेबल में, क्या था देखिए, 15 से 20 क्लास था और इसकी फ्रीक्वेंसी थी 3। तो 15 से 3 जो 30 जो मेरे 15 से 20 जो मेरा क्लास था, इसको हमने 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनाया था। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी 3 थी और 3 सेंटीमीटर ऊंचा बना के ग्राफ बना दिया था। फिर 20 से 25 जो मेरा क्लास था, उसकी फ्रीक्वेंसी 4 थी, तो 20 से 25 वाले ग्राफ को हमने 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बनाया था। और इसी तरह से 25 से 30 में भी 4 था, तो 4 तक। इसी तरह से मेरे जितने भी हमारे फ्रीक्वेंसी थी, या 30 से 35 में 6 ले गए थे। तो यहाँ देखिए ग्राफ में स्पष्ट है कि 6 सेंटीमीटर हमने ऊपर बना दिया है और ये फ्रीक्वेंसी में 6 दिखाई दे रहा है। यहाँ यू इकाई हमने नहीं लिखी है, इकाई पैमाने में लिखेंगे हम। यहाँ पर जो हमने अभी लीजेंड डिलीट किया, अगर वहां आप पैमाना, जैसे ये था आपका, हमने ये फिर से हमने यहाँ पर लीजेंड को ले आए हैं, फ्रीक्वेंसी जहां लिखा हुआ है यहाँ पैमाना लिखेंगे, स्केल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी राइट क्लिक करके आप इसको चेंज कर लेंगे। जब भी आपको कोई चीज बदलनी होगी तो राइट क्लिक करते ही ऑप्शन आ जाता है और जो चाहे आप टाइप क्लिक करें। तो इस तरह से बना हुआ था। तो ये था मेरा हिस्टोग्राम जैसे पहले आपने बनाया था। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की जो हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि इस सब का मिड पॉइंट, सारे बार का ग्राफ का मिड पॉइंट जो है, यानी कि इसका मिड पॉइंट आएगा 0.5 पे, इसका भी 0.5 वो हर के मिड पॉइंट पे आप डॉट लगा देंगे
और डॉट लगाने के बाद इस ग्राफ को आप गायब कर देंगे और डॉट डॉट सारे मिला देंगे। जब डॉट डॉट सारे मिला देंगे तो जैसा ग्राफ बनेगा, अब हम आपको वो दिखाते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हिस्टोग्राम हम हटा रहे हैं, आपको हिस्टोग्राम बता दिया। अब हम पॉलीगन एक्सप्लेन हम पहले ही आपको कर चुके कि पॉलीगन मिलाने के लिए सारे बार के जो टॉप पॉइंट थे, टॉप के मिड पॉइंट पे निशान बनाते हैं और फिर उन मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं। फिर से इंसर्ट पे हम गए और इस बार हम जो है लाइन पर गए और लाइन पर हमने जो ये पहला है उसको सेलेक्ट किया लाइन को, और देखिए ये अपने आप बन करके मेरा ये चला आया। और इसको अब हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये अब ये देख रहे हैं कि ये लाइन, अब ये आपका पॉलीगन बन गया, इसी को कहते हैं पॉलीगन। और ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर 3 जो हाँ फ्रीक्वेंसी है आपकी, 3 वाली लाइन पर जो ये पॉइंट आ रहा है, जो ये टच कर रहा है, इसका मतलब ये पिछला जो 15 to 20 था आपका, ये इसका मिड पॉइंट था। ये जो 4 वाली लाइन पर ये जो टच कर रहा है 20 to 25 का, ये मिड पॉइंट था। तो यहाँ ये दोनों मिड पॉइंट को अब हमने स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। अब 20 to 25 to 30 जो मेरा ग्राफ बार ग्राफ था या हिस्टोग्राम का जो टॉप पॉइंट था, उस पर हमने पॉइंट लगाया और पॉइंट लगा करके बाई चांस क्या था कि दोनों की फ्रीक्वेंसी मेरी एक थी। तो चूंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी एक थी तो दोनों ही के टॉप पॉइंट 4 वाली लाइन पे आए हैं यहाँ पर। तो दोनों के 4 एक ही लाइन पर है। तो जब हमने स्ट्रेट लाइन खींची तो ये एक सीधी रेखा में प्राप्त हुआ, बजाय इसके कि पिछली बार हमको ये तिरछी रेखा मिलती, अब सीधी मिली रेखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे ये बेसिकली पॉलीगन बन गया। तो यहाँ पर फिर से लेकिन ग्राफ की विशेषता वही रहेगी। ग्राफ में पिछली बार अभी हमने चेंज करके आपको बताया है कि कैसे आप यहाँ टाइटल चेंज करेंगे। हर ग्राफ का एक टाइटल होगा। हमने बताया आपको कि लीजेंड कैसे डालते हैं, हर ग्राफ का लीजेंड होता है। तो सॉरी, ये आपका एक्सिस टाइटल, लीजेंड तो यहाँ पर पड़ा हुआ है जहां फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, जहां पर आप स्केल लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्सिस टाइटल है। हर ग्राफ में एक्सिस टाइटल का होना जरूरी है। 3 विशेषताएं तो ग्राफ के अंदर होंगी, एक तो टाइटल, फिर एक्स एक्सिस का टाइटल, फिर वाई एक्सिस का टाइटल। तो जैसे आपने अभी हिस्टोग्राम में किया था वैसे ही यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर फिर पैमाना होगा, ये चौथी विशेषता जो सबसे पहले आप लिख चुके होंगे, पैमाना कर देंगे। और तो ये आपका हो गया पॉलीगन। और अंतिम में जो आपका मोज़ाइक बनता है उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज निकालते हैं और परसेंटेज निकाल करके तब इस ग्राफ को हम बनाते हैं। इसकी चर्चा हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे।